दोहा में इसराइली फिजाई हमले के तनाजुर में अरब और मुस्लिम रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि फ़िलिस्तीनी अवाम के खिलाफ इसराइल की कार्रवाइयों को रोकने के लिए तमाम मुमकिन कानूनी और मुअस्सर इक़दाम किए जाएं। कतर के दारुल हुकूमत में 57 अरब ममालिक और इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं ने हंगामी इजलास के बाद कहा है कि इसराइल को फ़िलिस्तीनी अवाम के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों को जारी रखने से रोकने के लिए हमें क्या करना होगा। इन तमाम चीज़ों पर हिकमत अमली मुरतब करने के लिए हंगामी इजलास मुरतब किया गया और इस मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया कि जो इसराइल के खिलाफ हमें कदम उठाना है वो किस तरह के कदम होने चाहिए। इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे कि 57 जो इस्लामी ममालिक थी, 57 अरब और इस्लामी ममालिक ने मिलकर, उनके रहनुमाओं ने मिलकर 2 रोज़ा हंगामी इजलास में बैठकर गौर ख़ौज़ किया, बात किया और बात करने के बाद जो एक तरह से कहा जाए कि आउटकम जो इस हंगामी इजलास का आया है वो ये कि इसराइल को फ़िलिस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाइयों को जारी रखने से रोकने के लिए तमाम मुमकिना कानूनी और मौसर इक़दाम किए जाने चाहिए। 6 मुल्की खलीजी ताउन कौंसिल, जिसने सरबराही इजलास के मौके पर अपना एक इजलास मुनक्किद किया और जिसमें दिफाई तौर पर खलीजी डिटरेंस के निज़ाम को फ़ाल करने के इक़दाम का फ़ैसला लिया गया। खलीजी ममालिक ने अमेरिका पर जोर दिया। देखिए, ना सिर्फ इसराइल के लिए बल्कि अमेरिका के हवाले से क्या कुछ फ़ैसला लिया गया और अमेरिका पर किस तरीके से दबाव बनाना है, इसको लेकर भी हिकमत अमली मुरतब की गई। अमेरिका पर जोर दिया कि वो इसराइल को रोकने के लिए अपना सिफारती रसूख बरूए कार लाए। खलीज ताउन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल जासिम मोहम्मद अल बदवी ने कहा है कि अमेरिका के इसराइल के साथ करीबी ताल्लुकात हैं और वो असर रसूख रखता है और अब वक्त आ गया है कि इस कुर्बत और असर को इस्तेमाल किया जाए। उधर अमरीकी मुमकिना महकमे खारजा का कहना है कि वजीर खारजा मार्को रूबियो, जो पीर के रोज़ इसराइल में थे, कतर की सलामती और ख़ुद मुख्तारी के लिए अमेरिका की मुकम्मल हिमायत का इआदा करने के लिए कतर का रुख कर रहे हैं। जीसीसी का क्या कहना है, क्या फ़ैसला है? जीसीसी मतलब क्या? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मुश्तरका दिफाई तरीक़ेकार शुरू करने का अहद सरबराही इजलास का सबसे काबिल अमल नतीजा है। सवाल ये उठता है कि जब ये हंगामी इजलास मुनक्किद की गई, तमाम रहनुमा इस मीटिंग में, इस इजलास में शिरकत करने के लिए अपने अपने मुल्कों से रवाना होकर दोहा पहुँचे, कतर के दोहा पहुँचे, तो इसका सबसे काबिल अमल नतीजा क्या रहा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसका इफ्तिताह कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी ने किया। उन्होंने इस मौके पर इसराइली बमबारी को खुली जारहियत और बुज़दिलाना अमल करार दिया है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात जैसे रुकन ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी खदशात को दूर करने के लिए एक दिफाई मुआहदा मौजूद है। कतर की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद मोहम्मद अल अंसारी के मुताबिक जीसीसी ने कहा है कि खलीज की मुज़ाहिमती सलाहियतों को बढ़ाने के लिए ब्लॉक के फ़ौजी इदारों के दरमियान पहले से ही मुशावरत जारी है और ग्रुप की यूनिफाइड मिलिट्री कमांड का इजलास जल्द दोहा में होने वाला है। तो आने वाले दिनों में क्या कुछ करेंगे ये तमाम ममालिक मिलकर, इसको लेकर इस हंगामी इजलास में हिकमत अमली मुरतब की गई है। इस नए दिफाई तरीक़ेकार के बारे में मज़ीद तफसीलात दस्तयाब नहीं हैं, ताहम कहा गया है कि एक रुकन रियासत पर हमला सब पर हमला समझा जाएगा। इसराइल को बैनुल-अक़वामी तन्हाई का भी सामना है। देखिए, यहाँ पर जहाँ एक तरफ 2 रोज़ा हंगामी इजलास मुरतब की गई, 2 रोज़ा हंगामी इजलास जारी रहा दोहा में, उधर दूसरी तरफ इस हवाले से इसराइल का फीडबैक क्या था ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसराइली वज़ीर आज़म ने क्या कहा है, बेंजामिन नेतन्याहू ने, उन्होंने कहा है कि इसराइल को किसी न किसी किस्म की बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल स्तर पर तन्हाई के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए, इसराइल भी अब ये समझ रहा है कि जब उसे घेरने के लिए, उसके खिलाफ हिकमत अमली मुरतब करने के लिए तमाम ममालिक इकट्ठा हुए हैं, तो हमें पहले से ही कुर्सी की पेटी बांध लेनी चाहिए। इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि हमें इंटरनेशनल स्तर पर किसी तरह की तन्हाई के लिए तैयार रहना चाहिए। और इसराइली मीडिया इस पर क्या कह रहा है? इसराइली मीडिया ने नेतन्याहू के हवाले से इत्तला दी है कि इसराइल को खुद कफील मईशत की ज़्यादा से ज़्यादा आदत डालने के लिए तैयार करने की ज़रूरत है। इसराइल और रूस पर खेलों में पाबंदी लगाने का भी मुतालबा किया गया। रूस पर पाबंदी लगाई जाए, इसराइल पर पाबंदी लगाई जाए। इस दौरान हस्पानवी वज़ीर आज़म पेड्रो सैंचेज़ ने इसराइल और रूस से गज़ा और यूक्रेन
में सफ़ाकाना कार्रवाइयों का हवाला देते हुए बैनुल-अक़वामी खेलों के मुकाबले से अलग रखने का मुतालबा किया है। देखिए, इसराइल को अलग अलग स्तर पर चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही। कहा जा रहा है कि माशी दबाव डाला जाए और सियासी दबाव डाला जाए, उसी तरीके उसके साथ किसी तरह के रिश्ते ना रखे जाएं, खेल के रिश्ते ना रखे जाएं। रूस पर भी इसी तरह की पाबंदी लगाने की बात कही जा रही है। साथ ही हज़ारों फ़िलिस्तीनी हामी मुजाहिरीन की ज़बरदस्त तारीफ़ का इजहार किया और जिन्होंने मुल्क में होने वाली मारूफ साइकिल रेस के आखिरी मरहले को तर्क करने पर मजबूर कर दिया। इसराइल की प्रीमियर टेक टीम की शिरकत की वजह से मुजाहिरीन ने बार बार रेस को निशाना बनाया था। सैंचेज ने कहा कि हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह और दो टूक है, जब तक बर्बरियत जारी रहेगी न तो रूस और ना ही इसराइल को किसी बैनुल-अक़वामी मुकाबले में हिस्सा लेना चाहिए। तो देखिए, हर तरीके से दबाव डालने की कोशिश हो रही है, ना सिर्फ कोशिश हो रही है बल्कि हिकमत अमली मुरतब की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि कतर के दारुल हुकूमत में जब 57 अरब ममालिक और इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं ने शिरकत की, हंगामी इजलास मुरतब किया, पूरे दोहा में जो ट्रैफिक निज़ाम है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया गया था, रोड्स ब्लॉक थे और बड़े बड़े रहनुमा अलग अलग ममालिक के जब सर जोड़ कर बैठे तो आउटकम क्या निकला, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो हमने अब से कुछ देर पहले आपको इस वीडियो के ज़रिए बताया कि इस इजलास में मुश्तरका दिफा और खलीजी डिफेंस के निज़ाम को फ़ाल करने के लिए इक़दामात उठाने की बात कही गई और इसके अलावा एक खलीज ताउन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल जासिम मोहम्मद अल बदवी ने कहा कि अमेरिका के इसराइल के साथ करीबी ताल्लुकात हैं और वो रसूख रखता है। इसराइल के साथ जिसके ताल्लुकात, जिस ममालिक के ताल्लुकात हैं, ख़ासकर अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे हैं, तो अमेरिका को इस पर काम करना होगा और अब वक्त आ गया है कि इस कुर्बत और असर को इस्तेमाल किया जाए। अमेरिका से कहा जाए कि वो अपनी कुर्बत इसराइल के साथ कम करे। उधर अमरीकी महकमे खारजा का ये कहना था कि वज़ीर खारजा मार्को रूबियो जो पीर के रोज़ जब इसराइल में थे और कतर की सलामती और ख़ुद मुख्तारी के लिए अमरीका की मुकम्मल हिमायत का इरादा किया था। देखिए, यहाँ पर यह भी बात समझने की ज़रूरत है कि जब दोहा पर इसराइल ने हमला किया था, उस वक्त इस हमले को अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि ये हमला मतलब हम कतर के साथ खड़े हुए और इसराइल की मजम्मत नहीं की थी, लेकिन हाँ इतना कहा था कि हमारा बहुत पुराना दोस्त है कतर, लिहाजा हम उसके साथ खड़े हुए हैं। जो हमला इसराइल की तरफ से किया गया, लेकिन किसी तरह से दबाव डालने या फिर किसी तरह की मजम्मत इसराइल की अमेरिका की तरफ से नहीं देखी गई और यही बात पर यह जोर दिया गया इस मीटिंग में, इस हंगामी इजलास में, कि अब जो कुर्बत है अमेरिका कि इसराइल के साथ, उस कुर्बत को कम करना होगा। इसके लिए अमेरिका पर हमें दबाव डालना होगा और इसके अलावा गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल यानी GCC के इस इजलास में सबसे काबिले अमल नतीजा क्या था? नतीजा ये था कि मुश्तरका तौर पर यानी GCC गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल मुश्तरका तौर पर दिफाई तरीक़ेकार शुरू करने का अहद सरबराही इजलास में लिया गया। यानी दिफाई तरीक़ेकार एक शुरू करना होगा, इसकी मीटिंग भी करनी होगी और ये मीटिंग आने वाले दिनों में होने वाली है। दोहा में ये कहा गया इसराइली जो बमबारी है उसकी जारियत है, उसकी जो जारियत जारी है, बुज़दिलाना अमल इसे बताया गया। और गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल ने बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात जैसे रुकन के दरमियान सिक्योरिटी खदशात को दूर करने के लिए एक दिफाई मुआहदा मौजूद है और इस मुआहदे की मीटिंग भी होने वाली है। मीटिंग के हवाले से भी आपको बताएं कि इस हंगामी इजलास में कहा गया कि आने वाले दिनों में ये मीटिंग मुरतब की जाएगी, मुशावरत इस पर जारी है और ग्रुप की यूनिफाइड मिलिट्री कमांड का इजलास जल्द इसी जो दिफाई निज़ाम है जो उसका यूनिफाइड मिलिट्री कमांड का इजलास जल्द ही दोहा में होगा। इस नए दिफाई तरीक़ेकार के बारे में मज़ीद ज़्यादा तफसीलात मिली नहीं कि ये जो नया जो दिफाई तरीक़ेकार होगा वो किस तरीके का होगा। क्या इस दिफाई तरीक़ेकार में ही ये हिकमत अमली मुरतब की जाएगी कि इसराइल के ख़िलाफ़ क्या कुछ एक्शन प्लान करना है और ये दिफाई तरीक़ेकार जो एक बनाया गया है, ये जो ग्रुप बनाया गया है, इस ग्रुप में कौन कौन से ममालिक शामिल किए गए हैं और कौन कौन से ममालिक दिफाई निज़ाम को दोहा कतर के साथ मिलकर बेहतर बनाएंगे। क्या इसमें हथियारों की भी हिमायत शामिल होगी ये दिफाई निज़ाम में? इस हवाले से कोई तफसीलात नहीं दी गई, लेकिन हाँ ये दिफाई निज़ाम इसराइल के ख़िलाफ़ हिकमत अमली मुरतब करेगा। ना सिर्फ हिकमत अमली, जो सियासी मुबस्सरीन हैं उनका ये मानना है कि ना सिर्फ हिकमत अमली बल्कि इस दिफाई निज़ाम के ज़रिए
कब और कैसे हमला करना है, शायद इस बारे में भी इस दिफाई निज़ाम में एक कंट्रोल रूम हो सकता है बनाया जाए। इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि तफसीलात दस्तयाब नहीं है, लेकिन कहा गया है कि एक रुकन रियासत पर हमला जैसे किया गया है उसे सब पर हमला समझा जाएगा। जो दिफाई निज़ाम है, अगर इन 57 अरब ममालिक और कौंसिल ममालिक जो इस शामिल हुए हंगामी इजलास में सरजोड़ कर बात करने के लिए और हिकमत अमली मुरतब करने के लिए, इनमें से किसी भी मुल्क पर अगर इसराइल हमला करता है तो वो सभी मुल्कों पर हमला समझा जाएगा और ये दिफाई निज़ाम हो सकता है वैसे ही उसको जवाब दे। अब दिफाई निज़ाम में तमाम ममालिक की तरफ से किस तरह से सपोर्ट किया जाएगा, हथियारों के हवाले से क्या कुछ फैसला लिया जाएगा, कैसे कार्रवाई होनी चाहिए, कंट्रोल रूम कैसे बनेगा, इन सब के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन ये जो नतीजा अखज़ किया गया है वो ये कि एक डिटरेंस मिलिट्री ग्रुप और एक निज़ाम बनाया जाएगा और साथ ही साथ अमेरिका पर दबाव बनाया जाएगा कि जो क़ुर्बत है इसराइल के दरमियान उस क़ुर्बत को कम करे, अपने उस असर रसूख का फ़ायदा उठाए और हर तरह से दबाव। और एक तरफ और देखिए दो बातें हो गई, एक तो इसराइल के ख़िलाफ़ कैसे और कब एक्शन लेना है इसको लेकर एक फ़ौजी निज़ाम, दिफाई निज़ाम बनाने की बात हुई है, और दूसरी बात ये कि अमेरिका पर दबाव बनाया जाएगा कि अपनी क़ुर्बत को कम करे, अपने असर रसूख को इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे, और तीसरा ये कि इसराइल को तनहा छोड़ना होगा, तनहा छोड़ना होगा। मतलब जो अलग अलग ममालिक हैं उनसे कहा जाएगा, जिन ममालिक की बनती है कि इसराइल को आप तनहा छोड़ें।